चलिए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जरा। और हम यहाँ पे करने जा रहे हैं दैट इज IFRS 9। और IFRS 9 के अंदर बेसिक्स हमने कुछ की थी, लेट्स क्विकली रिकॉल दैट वन और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि सर IFRS 9 के अंदर हमें करना क्या है। IFRS 9 बेसिकली डील करता है विद दी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल मींस मॉनेटरी और इंस्ट्रूमेंट मींस एन एग्रीमेंट। यानी कि इट्स अ मॉनेटरी एग्रीमेंट जिसके अंदर दो पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। और उस एग्रीमेंट के अंदर होगा क्या कि इट विल गिव राइज टू द रिसीवेबल फॉर वन पार्टी एंड द पेबल फॉर द अनदर पार्टी। यानी कि एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा एंड दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगा या फिर इक्विटी होगा। उसकी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स दी थी कि किस तरीके से हो सकता है। खैर, हमने फिर कहा था कि हम फाइन यहाँ पे इस IFRS 9 के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन, फाइनेंशियल एसेट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम लेमैन टर्म में देखें तो फाइनेंशियल एसेट क्या है? इट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, कि हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट याद रहे कि हम इस दफा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किसी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी के अंदर नहीं कर रहे, बल्कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। यानी कि एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मॉनेटरी एग्रीमेंट किया जा रहा है। मॉनेटरी एग्रीमेंट का मतलब यह है कि कोई रिसीवेबल या पेएबल का कोई एग्रीमेंट है, लाइक लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, बॉन्ड्स रिसीवेबल, बॉन्ड्स पेएबल, डिबेंचर रिसीवेबल, डिबेंचर पेएबल, प्रेफरेंस शेयर्स रिसीवेबल, प्रेफरेंस शेयर्स पेएबल। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर जो है, ये सारे आपके पास जो है वो डिफरेंट रिसीवेबल्स और पेएबल्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से तो हमें यहाँ पे करना क्या है, IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल एसेट यानी कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखनी है। और इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट दो तरीके से पॉसिबल है। नंबर वन, पहला तरीका कि हम या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे किसी भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, वेदर वी आर इन्वेस्टिंग इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स और द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अगर तो मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो वहां पर हमने सीखा था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इधर वी आर गोइंग टू यूज द फेयर वैल्यू थ्रू PNL और वी आर गोइंग टू यूज द फेयर वैल्यू थ्रू OCI। यानी कि जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL या फिर फेयर वैल्यू थ्रू OCI आपके पास यहाँ पर होगा। इसी तरीके से फिर हमने देखा था फेयर वैल्यू थ्रू PNL और OCI के डिफरेंट रूल्स थे कि गेन को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे डील करना है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे थे, आज जो हमें करना है दैट इज द फाइनेंशियल एसेट, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना सीखना है। दैट इज द डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। डेट इंस्ट्रूमेंट, अच्छा बाय द वे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या था? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब था दैट वी वर इन्वेस्टिंग इन द ऑर्डिनरी शेयर्स। हम ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यानी कि अगर मैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ विच मींस वी आर इन्वेस्टिंग इन द ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन अगर मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो सर क्या इसकी कोई एग्जांपल्स हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ईदर वी आर इन्वेस्टिंग इन दी बॉन्ड्स, यानी कि हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हैं, या फिर वी हैव इन्वेस्टेड इन द डिबेंचर्स, कि हमने डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, या फिर वी हैव इन्वेस्टेड इन द लोन नोट्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि हमने किसी कंपनी के लोन नोट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। सो इट मींस कि जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी आ सकता है और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। बट ये आपके पास कर क्या रहे हम, वी आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर ऑल नोन एज व्हाट दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसको डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। दीज आर द लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर ऑल द लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट, ये सारी लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा, अब करना क्या है सर? करना क्या है सर, हम इससे पहले कि कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें या हम कोई एक्टिविटी करें, पहले थोड़ा सा हम इसको और समझते हैं जरा। सर, जब मैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए IFRS 9 ये कहता है कि आपके पास तीन मैथड्स हैं। तीन मेथड्स हैं आपके पास को रिकॉग्नाइज करने के। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव amortized cost. First of all, we have amortized cost. Number two, we have fair value through OCI. And the last one is the fair value through PNL. Fair value through PNL. ये तीन आपके पास यहाँ पर तरीके हैं, याद रखिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी के अंदर, सो वी हैव ओनली टू मेथड्स, दैट इज द फेयर वैल्यू थ्रू PNL एंड फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर, सो वी हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस, थ्री डिफरेंट मोड्स। नंबर वन, वी कैन यूज amortize कॉस्ट। नंबर टू, वी कैन यूज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। नंबर थ्री, वी कैन ऑल्सो यूज फेयर वैल्यू थ्रू PNL। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे डिटरमाइन, तो उसके लिए मैंने कहानी सुनाई तो मैं रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास यहाँ पर एक शख्स है, उसका नाम है हुजैफा, उसका नाम है हुजैफा, बल्कि हमजा। हमजा हमारे पास एक शख्स है। अच्छा, हमजा ने करा क्या, हमजा ने क्या किया, हमजा ने करा क्या, हमजा ने कुछ बकरे खरीदे। हमजा ने क्या खरीदे, कुछ बकरे खरीदे। मैं आपको कुछ बकरे बना के भी दिखाता हूँ, कुछ बकरे बना के भी दिखाता हूँ मैं आपको। हमजा ने कुछ बकरे खरीदे। अब ये आपको, मुझे नहीं पता क्या लग रहा है, लेकिन अज्यूम करें कि ये बकरा है, अज्यूम करें कि ये बकरा है, मुझे नहीं पता ये आपको क्या लग रहा है। हमजा, ये तुम्हें क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बकरा है, ये बकरा है। थोड़ा सा लंबा हो गया बकरा, लेकिन ये कि बकरा ही है। ठीक है, अगर तुम्हें अज्यूम करने में मुश्किल हो रही है तो पढ़ने तो आता ही है। ये गोट है, ठीक है। और वी कैन कॉल इट एज अ शीप, चले शीप है, ये दुम्बा है, दुम्बा समझ ले, गोट समझ ले, जो आपको समझने समझ ले। लेकिन ये बकरे खरीदे। अच्छा, ये एक नहीं खरीदे, दो तीन खरीदे। अब मैं दो तीन बनाना नहीं चाह रहा, वरना मैं खुद इंसल्ट फील कर रहा हूँ। खैर, ये दो तीन बकरे हमजा ने खरीदे। अच्छा, हमजा से हमने पूछा कि हमजा तुमने बकरे खरीदे क्यों है। हमजा क्या कह रहा है, हमजा कह रहा है सर मैं इस बकरे को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, यानी कि मैं इसको घास खिलाऊंगा, इसको पिलाऊंगा, इसको पालूंगा, इसको पोसूंगा और उसको बड़ा करूंगा। और फिर एक दिन आएगा, यानी कि ईद का दिन होगा, मैं इसको ज़िबा करूंगा, और ज़िबा करने के बाद इसका गोश्त, इसकी खाल और इसकी चर्बी, ये सारी चीजें मैं खाऊंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा। इट मीन्स कि मैं इसका कंप्लीट बेनिफिट अवेल करूंगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी का पूरा बेनिफिट अवेल करूंगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमजा ये कह रहा है कि मैं डेट ऑफ मेच्योरिटी में इसका पूरा बेनिफिट अवेल करूंगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, हमजा ने कहा कि सर मैंने बकरा खरीदा है, अगेन एक और बकरा खरीदा है, हमजा ने एक और बकरा खरीदा है। हमजा क्या करोगे इस बकरे का, कह रहा है कि सर अगेन इस बकरे को मैं करूंगा ये कि मैं इसको खिलाऊंगा, मैं पिलाऊंगा, मैं इसको पालूंगा पोसूंगा, और फिर करूंगा क्या सर, फिर इसके बाद मैं इसका मेच्योरिटी डेट के ऊपर, ये चिपकली बन गई थोड़ी सी। अच्छा, मैं इसका फिर जो है वो, अब हमजा ने खरीदा तो ऐसे ही जानवर मिलेगा, तो अब मैं इसका मेच्योरिटी डेट के ऊपर इसकी, यानी कि तमाम तर बेनिफिट मैं अवेल करूंगा, यानी कि इसका गोश्त, इसकी खाल, इसकी चर्बी, ये सब मैं अवेल करूंगा अगेन। लेकिन एक और बात, कि मैं इसका सारा बेनिफिट अवेल तो करूंगा, लेकिन हो सकता है कि अगर रेट अच्छे लग जाएं तो मैं इसको सेल आउट कर दूं। हो सकता है कि अगर रेट अच्छे लग जाएं तो मैं इसको सेल आउट कर दूं। तो इट मींस कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है कि मैं लाया तो इसलिए हूं ताकि मैं इसका बेनिफिट अवेल करूं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मैं शायद इसको बेच भी दूं, मैं इसको सेल आउट कर दूं, मैं इसको सेल आउट कर दूं। तो इट मींस कि अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं इसको, यानी कि इसका बेनिफिट अवेल करूं, ज्यादातर चांसेस यही है, लेकिन अगर मुझे अच्छे रेट नजर आ गए तो हो सकता है मैं इसको सेल आउट भी कर दूं। अच्छा, फिर इसके बाद एक और हमजा बकरा लेकर आया। अब इस बकरे के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर मैं इसको लेकर तो आया हूं, लेकिन मैं, मेरा खिलाने पिलाने का कोई मूड नहीं है, इसको पालने पोसने का कोई मूड नहीं है। क्या करोगे हमजा, सर मैं इसको बेच दूंगा, मैं इसको बेच दूंगा, लाया ही सेल के लिए हूं, मैं लाया ही इसको बेचने के लिए हूं। इसका मतलब यह है कि यह है बकरा बराए फरोख्त, यानी कि बकरा फॉर सेल, यानी कि सेल करने के लिए लाया हूं, सेल करने के लिए लाया हूं। मुझे इसको पाल पोस के बड़ा करने, इसके खाल या इसकी चर्बी या मुझे गोश्त की जरूरत नहीं है। अब ये तीन डिफरेंट डायमेंशन हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कहता है IFRS 9 कि अगर आपने कोई बॉन्ड, कोई डिबेंचर, कोई लोन नोट परचेज किए हैं, और अगर वो आपने परचेज किए हैं, क्यों परचेज किए, ताकि आप एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी उसका बेनिफिट अवेल करें, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बॉन्ड डिबेंचर्स के अंदर जो उसका फाइनल बेनिफिट है ना, वो क्या है सर, दैट इज द प्रिंसिपल, जो पैसे आपने लगाए थे, और सूद यानी कि इंटरेस्ट जो आपको मिलना था, वो आपने पूरा बेनिफिट अगर आपने अवेल करना है, सो यू मस्ट यूज एमोटाइज कॉस्ट। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं सर इसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बेनिफिट तो अवेल करूंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं इसको सेल कर दूं, हो सकता है कि मैं इसको क्या कर दूं, सेल कर दूं। इट मींस पता ही चला कि अगर सिर्फ होल्ड ही पर्पस है कि रेट कितने भी अच्छे लग जाए मैं नहीं बेचूंगा, एमोटाइज कॉस्ट। लेकिन अगर आपके पास होल्ड तो पर्पस है, लेकिन साथ में बेचने का कुछ इरादा भी रखते हैं, तो इट मींस होल्ड प्लस सेल है, तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सेल पर्पस के लिए खरीदा है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए बॉन्ड परचेज किया है, तो इट मींस फेयर वैल्यू थ्रू PNL होगा। खैर, फिर इसके बाद हमने एक और चीज डिस्कवर की थी कि हम यहाँ पर जो यूज करेंगे मेजॉरिटी, वो हम करेंगे एमोटाइज कॉस्ट। ज्यादातर 99% केसेस के अंदर प्रैक्टिकली भी और पेपर के अंदर भी नॉर्मली एमोटाइज कॉस्ट ही पूछा जाता है, तो एमोटाइज कॉस्ट पे ही हमें वर्किंग करनी है। खैर,
सर एमोटाइज कॉस्ट को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर पहले बॉन्ड्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी लेते हैं। बॉन्ड्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी हम कोई जान बॉन्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो बॉन्ड्स रिलेटेड तीन वैल्यूज होती हैं, गौर से सुनिएगा। एक है पार वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। जी मैं नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? हेलो? जी आयशा। फिर एक है पार वैल्यू, एक है मार्केट वैल्यू, और एक आपके पास कहलाती है रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू बॉन्ड्स डिबेंचर्स से रिलेटेड आपके पास, चाहे वो बॉन्ड्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो या लोन नोट्स हो, बॉन्ड्स हो डिबेंचर्स हो या फिर लोन नोट्स हो, लोन नोट्स हो, बॉन्ड्स डिबेंचर्स लोन नोट्स। तो ये आपके पास यहाँ पर किसी भी बात करूं, यानी कि मैंने अभी क्या कहा कि जब भी हम यहाँ पे देखिए कर क्या रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। किस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, लाइक बॉन्ड्स डिबेंचर्स लोन नोट्स। अगर मैं इन तीनों में से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो पहले इनका थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से करते हैं। तो बॉन्ड्स के अंदर मेरे पास तीन तरह की वैल्यूज होती हैं, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू। सो व्हाट इज पार वैल्यू? पार वैल्यू इज बेसिकली द लीगल वैल्यू। इसको नॉर्मली लीगल वैल्यू कहा जाता है। अच्छा इसके और भी नाम है, इसको नॉर्मली नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। अच्छा इसका एक और भी नाम है, इसको नॉर्मली फेस वैल्यू भी कहा जाता है। अच्छा इसका एक और भी नाम है, इसको नॉर्मली प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। फेस वैल्यू कह लें, प्रिंसिपल वैल्यू कह लें, नॉमिनल वैल्यू कह लें, लीगल वैल्यू कह लें, बात एक ही है। तो ये डिफरेंट आपके पास यहाँ पर नाम है जो कि इसको दिए जाते हैं, ये डिफरेंट नेम्स हैं जो कि उसको नॉर्मली दिए जाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, ये आपके पास ये कहलाती है पार वैल्यू। अच्छा पार वैल्यू क्या है? इसको लीगल वैल्यू क्यों कहते हैं? बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड बाय लॉ। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो भी आपके पास पार वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड बाय लॉ। इसको नॉर्मली चेंज नहीं किया जा सकता, इसको नॉर्मली हम चेंज नहीं करते, ये फिक्स्ड बाय लॉ है। शुरू से कहाँ से कह रहे हो फहद? हमजा? तो बॉन्ड से ही तो रिपीट किया मेरी जान, बॉन्ड से तो समझा रहा हूँ अभी कि बॉन्ड्स आपके पास इट्स अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपके पास। और यानी कि हम कर क्या रहे हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड इफ वी आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर बॉन्ड्स डिबेंचर के अंदर कर रहे हैं, तो बॉन्ड्स डिबेंचर्स की नॉर्मली तीन तरह की वैल्यूज होती है। नंबर वन द पार वैल्यू। पार वैल्यू क्या है? इट्स अ लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, या उसको नॉर्मली प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज नेम्स। आपको ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। यू नेवर नो कि एग्जामिनर कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज करता है। तो ये आपके पास कहलाती है पार वैल्यू। पार वैल्यू होती क्या है? इट इज फिक्स्ड बाय लॉ। इट इज फिक्स्ड बाय लॉ। ये लॉ की तरफ से फिक्स होती है, लेजिस्लेशन की तरफ से फिक्स होती है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऑल्टर इट। ये फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की जो पार वैल्यू दैट इज 100 रुपीज पर डिबेंचर।
यानी कि 100 रुपए का एक डिबेंचर, दैट इज द पार वैल्यू, इट इज फिक्स बाय लॉ, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हर कंट्री के अंदर नॉर्मली पार वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी पार वैल्यू होगी वो हमें दी हुई होगी। है, मार्केट वैल्यू किसको कहते हैं सर? मार्केट वैल्यू नॉर्मली फेयर वैल्यू को भी कहा जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम फेयर। याद रखिएगा, यहां पर आपके पास दिया हुआ है फेस वैल्यू, इट इज समथिंग डिफरेंट। फेस वैल्यू मींस पार वैल्यू, और यहाँ पर दिया हुआ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू और द फेयर वैल्यू at which debentures are purchased, यानी कि वो वैल्यू वो वैल्यू जिस पे डिबेंचर्स को हमने परचेज किया, दैट इज अ फेयर वैल्यू। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक डिबेंचर था जिसकी पार वैल्यू $100 थी, और मैंने वो डिबेंचर $120 में परचेज किया, इट मींस कि पार वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 100, और $120 में अगर मैंने परचेज किया है, तो $120 इज द मार्केट वैल्यू। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक बॉन्ड था सर, उसकी पार वैल्यू थी $80। देखिए, पार वैल्यू क्वेश्चन के अंदर चेंज होती रहेगी, एग्जामिनर आपको बताएगा। तो अगर एक डिबेंचर, उसकी पार वैल्यू $80 थी, और मैंने फॉर एग्जांपल $60 में वो डिबेंचर परचेज किया, विच मींस कि हमने वो डिबेंचर $80 वाला $60 में परचेज किया है, तो $80 इज द पार वैल्यू and $60 is the market value. So what is market value? Market value is basically the amount at which the debenture, bonds or loan notes are purchased. एक और एग्जांपल देता हूं सर, एक आपके पास लोन नोट है सर, उसकी पार वैल्यू है लेट्स से फॉर एग्जांपल $90 पर डिबेंचर, या पर लोन नोट की जो पार वैल्यू है दैट इज $90, और मैंने $120 के अंदर मैंने वो डिबेंचर परचेज किया है। सो इट मींस $90 इज द पार वैल्यू, $120 इज द मार्केट वैल्यू, और वी कैन कॉल इट एज द फेयर वैल्यू। दोनों होते हैं राही। मार्केट वैल्यू पे शेयर्स या बॉन्ड्स परचेज भी किए जाते हैं, सेल भी किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड है, अभी फिलहाल शेयर्स मत लिखे राही, यहाँ पे लिखे बॉन्ड डिबेंचर्स, क्योंकि हम यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अंदर कर रहे हैं, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के अंदर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉन्ड या डिबेंचर था, उसकी पार वैल्यू थी $100, मैंने उसको परचेज किया $120 में। अब इसका मतलब ये है कि $120 इज द मार्केट वैल्यू, आज के दिन पे वो मेरी मार्केट वैल्यू है, पार वैल्यू इज 100। अच्छा, 15 दिन बाद मैंने वही डिबेंचर $118 में बेच दिया, 118 में बेच दिया, तो उस 15 दिन बाद जो उस डिबेंचर की मार्केट वैल्यू होगी 118 होगी। याद रखिएगा, मार्केट वैल्यू किसको कहते हैं? द वैल्यू एट विच द डिबेंचर्स आर ट्रेडेड, एट विच द डिबेंचर्स आर ट्रेडेड। चूंकि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम डिबेंचर्स खरीद रहे होंगे, बेचेंगे नहीं, हम खरीद रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो वैल्यू एट विच द डिबेंचर्स आर परचेज्ड। आप इसको अगर और क्लेरिफाई करना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन एज एट विच द डिबेंचर्स आर परचेज्ड और सेल, यानी कि वो वैल्यू जिस पे डिबेंचर्स खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं उसको नॉर्मली मार्केट वैल्यू कहा जाता है, एंड दैट इज वेरी कॉमन। फॉर एग्जांपल, मैंने मोबाइल फोन परचेज किया, यू ऑल नो दैट मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स परचेज किया था, मैं दिखाता नहीं हूँ कैमरे के अंदर, शो ऑफ करना मेरी आदत नहीं है। मैंने परचेज किया था 6 लाख रुपए का। अब मैंने 6 लाख रुपए का जब खरीदा, दैट इज द मार्केट वैल्यू। 15 दिन बाद मुझे मजा नहीं आया, मैंने 15 दिन बाद उसको 7.5 लाख का बेच दिया, तो 15 दिन बाद उसकी मार्केट वैल्यू 7.5 लाख। तो इट मीन्स कि मार्केट वैल्यूज आर द वैल्यूज एट विच द डिबेंचर्स आर ट्रेडेड। जी हमजा, बिल्कुल सही बात है। तो ये दो वैल्यूज मैंने डिस्कस किया आपके साथ, पार वैल्यू फिक्स बाय लॉ, मार्केट वैल्यू चेंज होगी, यानी कि जिस वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस वैल्यू पे आपने डिबेंचर्स को परचेज किया है। अच्छा, अब आता हूं जरा रिडीमेबल वैल्यू। व्हाट इज रिडीमेबल वैल्यू? रिडीमेबल वैल्यू क्या है? रिडीमेबल वैल्यू इज द वैल्यू एट विच डिबेंचर्स और बॉन्ड्स और लोन नोट्स, याद रहे मैं डिबेंचर्स बॉन्ड में अब नॉर्मली एक ही वर्ड यूज करूंगा, डिबेंचर या बॉन्ड या लोन नोट, तो जब भी मैं बात करूंगा तो मैं समझ के सबकी बात कर रहा हूं। एट विच द डिबेंचर, बॉन्ड्स या लोन नोट्स आर रिडीम्ड, आर रिडीम्ड। सर ये क्या मतलब है? रिडीम का मतलब होता है रिटर्न, यानी कि वो अमाउंट जिस पे मैं ये डिबेंचर रिटर्न करूंगा। नाउ लेट मी गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थ्री टर्म्स, इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक बॉन्ड है, और उस बॉन्ड
की जो लीगल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू है, दैट इज $80 पर बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड मैंने परचेज किया फॉर लेट्स से $85 पर बॉन्ड। अच्छा, ये बॉन्ड जो परचेज किया है ये 3 साल के लिए परचेज किया है, 3 साल के लिए परचेज किया है। 3 साल बाद कंपनी मुझे $88 पर बॉन्ड वापस करेगी। 3 साल बाद कंपनी मुझे $88 पर बॉन्ड वापस करेगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये $80 क्या है कोई जो मुझे बता सके कि ये $80 क्या है? जी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। व्हाट इज दैट पर्टिकुलर $80? ये $80 क्या है कोई जो बता सके मुझे? वेरी गुड राइन, वेरी गुड। चले अब मुझे बताएं कि ये $85 क्या है? व्हाट इज दैट $85? जी एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। वेरी गुड, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें प्लीज प्लीज। वेरी गुड हमजा, शाबाश। और बताएं जरा, ये $85 क्या है? क्या ये $85 मार्केट वैल्यू है? क्या ये सच कह रहे हैं? क्या ये झूठे और मक्कार तो नहीं? क्या ये झूठी और मक्कारनी तो नहीं? जल्दी बताएं, शाबाश। मैंने कहा कि $80, $80, 80। राइन हम थोड़ा सा फास्ट हो गई माशा। $80, $80 जो आपके पास है दैट इज दी पार वैल्यू, दैट इज द लीगल वैल्यू। मैंने खरीदा था $85 में, दैट इज द मार्केट वैल्यू। 3 साल बाद कंपनी मुझे $88 वापस करेगी, $88 रिटर्न करेगी, $88 रिडीम करेगी। तो अब बताएं जरा ये $88 क्या है? $88 क्या है? राहीन ने एडवांस प्रीपेमेंट चल रही है। जी बताएं जरा, ये $88 क्या है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी एंड सोल प्लीज। वेरी गुड, इट्स अ रिडीमेबल वैल्यू, इट्स अ रिडीमेबल वैल्यू। क्या ये तीनों वैल्यू समझ में आ रही हैं? बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी हैं, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये तीन वैल्यूज होती हैं, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड रिडीमेबल वैल्यू। अच्छा, अब एक और बात आपको बताता चलूं, हमारे जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो एज सच हमें हमें रिडीमेबल वैल्यू से एज सच कोई कंसर्न नहीं होगा। हमें रिडीमेबल वैल्यूज यानी कि रिडीमेबल वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई होंगी। तो सर आपने समझाया कि बेटा इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये रिडीमेबल वैल्यू दी हुई होगी, एटलीस्ट पता तो हो तुम्हें कि रिडीमेबल वैल्यू होती क्या है। लेकिन हमारी कैलकुलेशंस के अंदर बाय डिफॉल्ट रिडीमेबल वैल्यू को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू अकाउंट इट फॉर, हम इस रिडीमेबल वैल्यू से कोई भी ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारे लिए जो रेलिवेंट होगी ज्यादातर वैल्यूज, दैट इज द पार वैल्यू एंड द मार्केट वैल्यू। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? प्लीज मुझे सब एक्नॉलेज करें जरा, शाबाश, जल्दी से मुझे एक्नॉलेज करें, क्या ये बात यहां तक समझ में आती है? जी, आयशा स्क्वायर, फहद, हमजा, मरियम, हुजैफा, मुस्कान, राहीन, मोहम्मद अली। चलें, अच्छा अब एक और बात अपने पास नोट कीजिएगा कि एट टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ये कह देता है आपसे एग्जामिनर कि कंपनी परचेज डिबेंचर्स एट अ प्राइस ऑफ $90 पर यूनिट या पर डिबेंचर, कंपनी परचेज डिबेंचर्स एट $90 पर डिबेंचर, यानी कि कंपनी ने परचेज किया $90 में। अब पार वैल्यू नहीं बता रहा, और भाई जब नहीं बता रहा तो अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे हम, अज्यूम करेंगे कि जो आपके पास यहां पर मार्केट वैल्यू है वही पार वैल्यू है। तो इट मींस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम। पार वैल्यू एंड मार्केट, अनलेस कि अगर एग्जामिनर आपसे कहता है डिबेंचर्स ऑफ $80 पर डिबेंचर वॉज परचेज फॉर $80 पर बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड से कितने के, $80 के, वर परचेज फॉर $95 पर बॉन्ड, वर परचेज फॉर $95 पर बॉन्ड। इसका मतलब ये कि $80 पर बॉन्ड। अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है कि अगर आपके पास कोई बॉन्ड है $80 पर बॉन्ड, $80 पर बॉन्ड वर परचेज फॉर $95 पर बॉन्ड, यानी कि $80 वाला बॉन्ड आपने $95 में खरीदा है, तो अब मैं कहूंगा $80 इज द पार वैल्यू, $95 इज द मार्केट वैल्यू। तो फिर ये दो अलग अलग हो जाएंगे। अदरवाइज
अगर वो आपसे कहता है बॉन्ड्स वर परचेज फॉर $120 पर बॉन्ड, आगे नहीं बता रहा कि मार्केट वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू कितनी है, तो अगर आपके पास पार वैल्यू अलग से आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो जो मार्केट वैल्यू होगी वही आपके पास पार वैल्यू कंसिडर की जाएगी। जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने सिर्फ अभी इतनी सी बात कही कि एट टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम। पार वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बोथ आर सेम। जी यहां तक क्लियर है? चले, अब एक और बात समझते जरा। अब हम जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा हमें एमोटाइज कॉस्ट मेथड यूज करना है। यूज करेंगे पहले एक बात समझिएगा जरा। मेरे पास यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दो दिए हुए होंगे। जी हाँ, तो इंटरेस्ट परसेंटेज होंगी, दो इंटरेस्ट परसेंटेज होंगी, सूद की परसेंटेजेस होंगी। एक क्या लाएगा इफेक्टिव रेट, और एक आपके पास क्या लाएगा कूपन रेट। आई रिपीट, दो इंटरेस्ट परसेंटेजेस आपके पास गिवन होंगी, एक इफेक्टिव रेट और दूसरा आपके पास होगा दैट इज द कूपन रेट। अच्छा नाउ व्हाट इज इफेक्टिव रेट? इफेक्टिव रेट आपके पास क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ करना क्या है, इफेक्टिव रेट के साथ करना क्या है? इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड, अभी सिर्फ रूल आप नोट डाउन करेंगे। जब मैं क्वेश्चन परफॉर्म कर रहा हूँ तो आपको बेहतर है, इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। इफेक्टिव आएगा आपको, इफेक्टिव इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। हेलो, हेलो, जी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, 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 क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी क्लियर है यहाँ तक? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इफेक्टिव रेट क्या है? ये एक इंटरेस्ट रेट है। इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। मैंने कहा कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी और क्या होगा, इसकी पूरी लॉजिक समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ ताकि उन रूल्स को फॉलो करके हम क्वेश्चन परफॉर्म कर सकें। एक मरतबा जब क्वेश्चन परफॉर्म कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है, मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है पूरा। इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होगा। से कैसे पता चलेगा? आपको नजर आएगा, आप देख के बता देंगे कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नजर आ रहा है। अच्छा कूपन रेट, आपको एक कूपन रेट भी दिया हुआ होगा, वो भी लिखा हुआ होगा। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू, on the par value. Par value means face value. If you remember, legal value, nominal value, principal value. I repeat, ये दो रूल्स आपने पहले याद रखने। नंबर वन, इफेक्टिव रेट का जो इंटरेस्ट दिया हुआ होगा उसको हम अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट, उसको अप्लाई करेंगे इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। कूपन रेट का जो इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होगा, दैट विल बी अप्लाइड ऑन दी पार वैल्यू, वो हमेशा पार वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड से कर रहे हैं तो हम करेंगे क्या, गौर से सुनिएगा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है? जब हम कोई डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह परचेज करते हैं तो डेफिनेटली हमें किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वॉल्व होना पड़ता है। कोई ना कोई ब्रोकर होता है, कोई ना कोई एजेंट होता है जिसके जिसके पार्ट से या जिसके बिहाफ पे या जिसके साथ मिलकर या जिसके तवस्सुल से या जिसकी हेल्प के थ्रू हम यहाँ पर जो है वो कोई बॉन्ड परचेज करते हैं, दैट इज अ मीडिएटर। वो एक तरह से इंटरमीडिएट मीडिएटर है।
उसके साथ मिलकर या उसके हेल्प से हम जो है वो बॉन्ड्स डिबेंचर्स परचेज करेंगे, तो डेफिनेटली वो ब्रोकर, वो एजेंट अपना कमीशन चार्ज करेगा। दैट इज नोन एज व्हाट, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड, याद रखिएगा। एमोटाइज कॉस्ट के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। ये तीन रूल्स आपने पहले तो याद रखने हैं, ये तीन रूल्स आपने याद रखने हैं, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं जरा। नंबर वन, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। नंबर टू, कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। नंबर थ्री, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी हम उसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा, बाय द वे, व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटलाइज? हम जब वर्ड यूज करते हैं कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज का मतलब क्या है कोई जो मुझे बता सके कि कैपिटलाइज का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय कैपिटलाइज? नाइस, वेरी गुड मुस्कान, शाबाश। कैपिटलाइज का मतलब है दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, एसेट का पार्ट बन जाएगा ये, एसेट का पार्ट बन जाएगा ये। कैसे? आए जरा एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये सारी एम्बिग्यूटीज क्लियर हो जाएंगी। यहां तक सबने नोट कर लिया? प्लीज मुझे बताएं जरा, फिर मैं आगे मूव करूं स्क्रीन। वेरी गुड। व्हाट काइंड ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग? फहद, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट इज एन एसेट। हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट इज एन एसेट, ये भी एक एसेट है। यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, इट्स एन एसेट, ये मेरी एसेट है। इसी तरीके से इस दफा मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ वो बॉन्ड्स में करने जा रहा हूँ, डिबेंचर्स के अंदर करने जा रहा हूँ ना बाबा, इंटेंजिबल नहीं है ये। बॉन्ड्स डिबेंचर्स के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कंपनी के लोन नोट्स हैं, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आईएफआरएस 9 के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? आईएफआरएस 9 के अंदर वी आर डीलिंग विद द फाइनेंशियल एसेट एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल का मतलब होता है मॉनेटरी एसेट्स, मॉनेटरी एसेट्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और मॉनेटरी का मतलब होता है दैट इज द रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स के अंदर, रिसीवेबल का मतलब क्या है? बॉन्ड रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, डिबेंचर रिसीवेबल। तो ये इन रिसीवेबल्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जब इन इन्वेस्टमेंट के अंदर रिसीवेबल्स कर रहे हैं, इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर यार नॉर्मली करंट नहीं होते, ये नॉन करंट होते। फाद, लोन रिसीवेबल, मुझे 6 महीने का लोन कौन देगा? कोई भी नहीं देगा, और मैं लूंगा भी क्यों? बॉन्ड डिबेंचर्स ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म होते हैं, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इन शॉर्ट फाद मैं तुम्हारे लिए और समराइज करता हूं। देखो हम बेसिकली इस आईएफआरएस 9 के अंदर कर क्या रहे हैं? तुमने जब भी बचपन में बैलेंस शीट बनाई तो तुमने अपने पास लोन रिसीवेबल्स लिखा था, तुमने अपने पास बॉन्ड्स रिसीवेबल बैलेंस शीट के अंदर क्लासिफाई किया था, तुमने डिबेंचर रिसीवेबल्स अपनी बैलेंस शीट में लिखा था। और नॉर्मली ये सारे रिसीवेबल्स जो है ना, ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर आते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि ये रिसीवेबल्स नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के होते हैं। मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को लोन दिया है, किसी कंपनी को लोन दिया है, तो वो मुझे 3 साल में पैसे वापस करेगा, तो इट्स अ नॉन करंट एसेट। सर ये लोन रिसीवेबल, बॉन्ड्स रिसीवेबल, डिबेंचर रिसीवेबल की अकाउंटिंग कैसे होगी? तो इसके लिए हम यहाँ पर सीख रहे हैं IFRS 9, एज सिंपल एज दैट। यानी कि IFRS 9 आपको लोन, बॉन्ड, डिबेंचर, रिसीवेबल्स की अकाउंटिंग सिखाएगा। नॉट ओनली दिस वन, तुमने लाइबिलिटी साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया था लोन पेएबल, तुमने रिकॉर्ड किया था डिबेंचर पेएबल, तुमने रिकॉर्ड किया था बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल, मॉर्गेज पेएबल। सर ये किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, जानी यही तो है वो जो IFRS 9 तुम्हें सिखाने जा रहा है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल एसेट, ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी। हाउ टू अकाउंट फॉर, हाउ टू रिकॉर्ड द लोन रिसीवेबल? सर इसमें इतनी पंचायत करने की जरूरत क्या है? जितना आपने लोन लिया है या जितना आपने लोन दिया है उसको रिकॉर्ड कर दो। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल वन। इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए IFRS 9 ने 3 मेथड्स दिए दादा। या तो एमोटाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, या फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रिकॉर्ड करो, या फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रिकॉर्ड करो। मेजॉरिटी 99% केसेस के अंदर एमोटाइज कॉस्ट यूज किया जाता है, एमोटाइज कॉस्ट यूज किया जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर नॉर्मली जो है वो जितने भी आपके पास लोन, बॉन्ड्स, रिसीवेबल्स हैं, इनको एमोटाइज कॉस्ट मेथड के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं। सर एमोटाइज कॉस्ट मेथड में होगा क्या? ये 3 बातें याद रखनी है। आपको एक सूद दिया हुआ होगा इफेक्टिव रेट, वो आपने इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर अप्लाई करना है। एक सूद दिया होगा कूपन रेट, वो आपने पार वैल्यू पे अप्लाई करना है। और एक आपके पास होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसको आपने कैपिटलाइज करना है। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 लाख रुपए का लोन रिसीवेबल है मेरा, मैंने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट दी है 5,000, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख है,
भाई 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट है मेरी, साथ में 5,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इट मीन मेरी जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दैट इज 5,05,000। आर वी क्लियर विद दिस वन फात? जी फहद। तो ये क्या फहद भाई, फहद भाई, फहद भाई, तो ये लगता है चलो। चले अब आए जरा हम इसके क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जरा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जरा, गौर से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन गौर से देखिएगा जरा। कह रहा है नॉर्मन बॉट 10,000 डिबेंचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मन बॉट 10,000 डिबेंचर्स। बॉट, बॉट का मतलब है परचेज किया है, और याद रहे अगर परचेज किया है तो उसका मतलब इट्स एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे लिखा होता नॉर्मन इश्यूड, तो इश्यूड का मतलब होता है इट्स अ लाइबिलिटी। अभी कह रहा है परचेज किया, तो कह रहा है नॉर्मन बॉट 10,000 डिबेंचर्स। वेट 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 वेट, इससे पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वहां पर परचेज किए थे शेयर्स, वहां पर परचेज किए थे शेयर्स, यहां पर हम परचेज कर रहे हैं डिबेंचर्स। इट मींस नाउ वी आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इन द डेट इंस्ट्रूमेंट। देखो ये आपको खुद पहचानना पड़ेगा, एग्जामिनर ब्रैकेट में लिख के नहीं देगा कि ये फाइनेंशियल एसेट का क्वेश्चन है, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का है, ये फाइनेंशियल एसेट इन इक्विटी है, ये फाइनेंशियल एसेट इन डेट है। नहीं, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी है या इन्वेस्टमेंट इन डेट है। अगर आपने खरीदे होते शेयर्स तो मैं कहता है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, उसको रिकॉग्नाइज करने के दो मेथड्स। अभी कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स या डिबेंचर्स यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के 3 मेथड है, लेकिन नॉर्मली हम एमोटाइज कॉस्ट मेथड को यूज करेंगे। खैर आगे चलते हैं जरा। कह रहा है कि हमने डिबेंचर्स खरीदे एट अ 2% डिस्काउंट ऑन दी पार वैल्यू ऑफ $100। यानी कि $100 क्या है, $100 क्या है, $100 इज बेसिकली द पार वैल्यू, $100 इज बेसिकली द पार वैल्यू। और कह रहे हैं हमने जो डिबेंचर्स खरीदे हैं वो 2% डिस्काउंट पे खरीदे हैं। है कोई जो मुझे बता सके कि ये डिबेंचर कितने का खरीदा है, डिबेंचर कितने के खरीदे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड हमजा। और बताएं जरा, डिबेंचर कितने के खरीदे हैं, डिबेंचर जी बताएं जरा। $100 द पार वैल्यू, और कह रहा है कि हमने डिबेंचर खरीदे हैं 2% डिस्काउंट पे। 2% डिस्काउंट का मतलब कितने के खरीदे हैं बताएं जरा। 98 के नहीं लिखे, ये 98 पर है, क्योंकि 10,000 डिबेंचर्स अलग से दे रहे हैं ना। ये $98 का परचेज किया है, डिबेंचर हमने परचेज किया $98 का। अच्छा आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं जरा। कह रहा है द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 4 years, यानी कि डिबेंचर का जो टाइम पीरियड है वो 4 साल है। जी गुड गुड, वेरी गुड मुस्कान। यानी कि डिबेंचर का जो टाइम पीरियड है दैट इज 4 साल। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 4 years टाइम। कह रहा है 4 साल बाद ये डिबेंचर वापस किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। है कोई जो मुझे बता सके कि ये 5% क्या बताना चाह रहा है, ये 5% क्या बताना चाह रहा है? कह रहा है कि 4 साल बाद ये डिबेंचर रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। क्या कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर? इंटरेस्ट साथ है, ठीक है क्या ये, कहना कहना क्या चाहेगा ये इस वैल्यू को कोई नाम देने की कोशिश करें। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ देगा आई रिडीमेबल वैल्यू, वेरी गुड। रिडीमेबल वैल्यू, ये रिडीमेबल वैल्यू देना चाह रहा है, यानी कि 100 वाला डिबेंचर, 100 वाला आपके पास जो डिबेंचर था वो कह रहा है कि हम 4 साल बाद वापस करेंगे 5% प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब ज्यादा अमाउंट देंगे। इसका मतलब ये है कि 100 का 5%, 100 का 5%, याद रखिएगा जो भी आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट की परसेंटेज होती है वो पार वैल्यू पे लगती है, वो हमेशा पार वैल्यू के ऊपर लगती है। तो 100 का 5% यानी कि 5,
विच मीन्स के हम 4 साल बाद जब वापस करेंगे तो 105 का वापस करेंगे, दैट 105 इज द रिडीमेबल वैल्यू। और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में दी भी जरूर होगी लेकिन हमारी कैलकुलेशन के अंदर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 4 साल बाद आप वापस करेंगे 105 का। खैर आगे चलते जरा। द कूपन रेट अटैच टू द डिबेंचर, मैंने कहा था ना ये कूपन रेट दिया हुआ होगा और लिखा हुआ बाकायदा मुंह पे बता रहा है कि कूपन रेट 4% है और इफेक्टिव रेट इज 5.73%। सर करना क्या, फाइनेंशियल एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। सर होगा क्या, याद रहे एमोटाइज कॉस्ट से कर रहे हैं और हम यहाँ पे एमोटाइज कॉस्ट टेबल बनाने जा रहे हैं। सर इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक टेबल और उसको कहते हैं एमोटाइज कॉस्ट टेबल। एमोटाइज कॉस्ट टेबल यहाँ पर बनाएंगे हम। अच्छा इस एमोटाइज कॉस्ट टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉलम्स होंगे जो हम प्रिपेयर करेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट गिवन नहीं है तो इसका मतलब कैपिटलाइज भी नहीं होगा। अच्छा इसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे। नंबर 1 पहला कॉलम हमारे पास होगा दैट इज ईयर। नंबर 2 ओपनिंग बैलेंस। नंबर 3 इफेक्टिव रेट। नंबर 4 कूपन रेट। एंड लास्ट वन इज द क्लोजिंग बैलेंस। ये कॉलम्स हमारे पास बनेंगे। पहले एक मरतबा प्रॉपर देख लें, समझ लें, फिर कॉपी कीजिएगा आराम से, फिर आराम से कॉपी कीजिएगा प्लीज। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर हुआ ये कि 4 साल के लिए बॉन्ड था हमारे पास, 4 साल के लिए, यानी कि 2000x1 लेट्स से 2000x2 2000x3 एंड 2000x4। अब हुआ ये कि हमने इन्वेस्टमेंट किए कितने डिबेंचर्स खरीदे, हमने कितने डिबेंचर्स खरीदे जी बताएं जरा, कितने डिबेंचर्स परचेज किए बताएं जरा सब, शाबाश जल्दी से। कितने डिबेंचर्स हमने परचेज किए, कितने डिबेंचर्स हमने इन्वेस्ट किए, 10,000, वेरी गुड। और एक डिबेंचर कितने का खरीदा है, 100 रुपए का खरीदा है। एक डिबेंचर कितने का खरीदा है, 100 रुपए का नहीं, 98 का खरीदा है। विच मीन्स कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की मैंने इन्वेस्टमेंट कितने की बताएं जरा शाबाश जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि इन्वेस्टर कह रहा है मैंने 9,80,000 रुपए लगाए, 9,80,000 रुपए लगाए। सर होगा क्या, इस 9,80,000 के ऊपर इन्वेस्टर को हम देंगे सूद, यानी कि इन्वेस्टर को मिलेगा सूद, इंटरेस्ट मिलेगा। 9,80,000 के ऊपर जरा 5.73% लगाए जरा शाबाश जल्दी से। 5.73%, 9,80,000 पे 5.73%। जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं जरा कितना आ रहा है। 56154। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको अभी रूल बताया था, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट, ऐसा ही है। इन्वेस्टर ने लगाया 9,80,000, इसके ऊपर इनको दिया जाएगा इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट इज समथिंग दैट वी आर अर्निंग। देख भाई मैंने 9,80,000 रुपए जो है ना वो एदी सेलानी जेडीसी छिपा आलमगीर बैतुलसलाम को नहीं दिए, ये मैंने इन्वेस्ट किए हैं। मुझे सूद चाहिए, सूद, खालिस हराम सूद चाहिए मुझे। तो सही कहा था मैंने, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन दी इन्वेस्टेड अमाउंट। जो अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें इफेक्टिव रेट मिल रहा है 56,000, 56,154। आपके पास ये इंटरेस्ट आपको मिला। अच्छा अब प्योर इन्वेस्टर क्या कह रहा है, या वो बंदा कि जिसका ब्रेड एंड बटर ही यही है, यानी कि वो जिंदगी के अंदर कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ बॉन्ड डिबेंचर्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता है, उसका कोई जिंदगी में काम धंधा नहीं है। वो कह रहा है कि ये इफेक्टिव रेट जो आपके पास 56,154 है, क्या ये इंटरेस्ट तो मुझे पे कर दोगे? नहीं 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 नहीं, कंपनी कह रही है कि मेरी जान मेरी बात सुन, ये जो तूने इंटरेस्ट कमाया ना 56,000 रुपए, हम तुझे देंगे नहीं, हम तेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर अकुमुलेट कर देंगे, हम तेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर अकुमुलेट कर देंगे, अकुमुलेट कर देंगे। एक्यूमुलेट करने का मतलब उसके अंदर ऐड कर देंगे। इन्वेस्टर सोच रहे हैं इससे मुझे क्या फायदा होगा, अरे बाबा फायदा होगा ना, क्या फायदा होगा चले बताएं। अगर इस इंटरेस्ट को हम उसकी इन्वेस्टमेंट में एक्यूमुलेट कर देंगे तो क्या इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट है, क्या इन्वेस्टर को कोई बेनिफिट है? यानी कि हम उसको ये इंटरेस्ट पे ना करें, हम उसको कैश की फॉर्म में ना दें, बल्कि उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्यूमुलेट कर दें। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर दें तो क्या इन्वेस्टर को बेनिफिट है? अगर है तो क्या बेनिफिट है बताओ, चलो बताओ। वेरी गुड उजैफा, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल भाई, रीपेमेंट की वक्त ज्यादा,
एक्सीलेंट मरियम, वेरी गुड। आयशा मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इन्वेस्टर ने 9,80,000 रुपए लगाए। आयशा प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 9,80,000 रुपए लगाए। अब उस 9,80,000 के ऊपर पूरे साल का जो सूद बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, दैट इज 56,154। ये 9,80,000 कैसे आया? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। 9,80,000 कैसे आया? हमने 10,000 डिबेंचर खरीदे और एक डिबेंचर जो था वो $98 का खरीदा। अब अगला सवाल आपका कि सर ये 98 कैसे आया? तो उसका जवाब ये है कि डिबेंचर की पार वैल्यू थी $100, हमने खरीदा 2% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट का मतलब कम पे। तो अगर हम 100 का 2% निकालें तो 2 आएगा। फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन है। तो उसका मतलब ये कि 2 रुपए डिस्काउंट पे खरीदा है। 2 रुपए डिस्काउंट का मतलब है कि हमने 98 में खरीदा है। जी आयशा, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और चीज, चलिए क्वेश्चन आया तो उसको एक और भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि 10,000 डिबेंचर्स वर परचेज एट अ 3% प्रीमियम। 3% प्रीमियम। आयशा आप मुझे जवाब देंगे अब? अगर यहाँ पे होता कि 3% प्रीमियम, तो बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट की होती हमने, यानी कि कितने का डिबेंचर खरीदा होता। अगर यहाँ पे लिखा होता 3% प्रीमियम, तो बताओ कितने का डिबेंचर खरीदा होता हमने, यानी कि डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कितनी होती, कितने का डिबेंचर खरीदा होता। अगर यहाँ पे 2% डिस्काउंट की जगह लिखा होता 3% प्रीमियम, 3% प्रीमियम, तो मुझे बताइए डिबेंचर कितने का खरीदा होता आपने? थ्री थ्री तीन 3%, 3% बाबा। यानी कि अभी समझो ये 98 कुछ भी नहीं है। 100 वाला डिबेंचर 103। वेरी गुड। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आयशा आर यू क्लियर विद दिस वन कि 980 कहां से आया? तो 9,80,000 इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो 56,000 का इंटरेस्ट बनता है। अच्छा, कंपनी करती क्या? कंपनी कहती है हम तुझे 56,000 देंगे नहीं, हम ये 56,000 अपने पास संभाल के रखते हैं और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक्यूमुलेट कर देते हैं। इससे क्या इन्वेस्टर को फायदा है? हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। इन्वेस्टर को बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। क्या? अगले साल जब इंटरेस्ट मिलेगा तो 9,80,000 पे नहीं मिलेगा, 9,80,000 प्लस 56,000, यानी कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट के ऊपर मिलेगा, जिसका मतलब है अगले साल का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसीलिए कंपनीज ये इंटरेस्ट पे नहीं करती, वो कहती है कि हम आपको इसके इन्वेस्टमेंट का पार्ट बना देंगे, कंपाउंडिंग कर देंगे। यू गाइस मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंपाउंडिंग, यानी कि हम उसको कंपाउंड कर देंगे, हम उसको मिला देंगे, जोड़ देंगे, कंपाउंड कर देंगे, अगले साल हम आपको ज्यादा अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। आप खुद सोचें, हर साल मुझे 9,80,000 पे इंटरेस्ट मिले, ये बेहतर है, या हर साल मेरी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ती चली जाए और उस पर मुझे इंटरेस्ट मिले, ये बेहतर है? ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ती चली जाए, उस पर मुझे अगर इंटरेस्ट मिलेगा सो हर साल का मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। आर वी गाइस क्लियर ऑन दिस वन? पहले बताएं कि क्या ये दो टैब आपको क्लियर हैं? ये दो टैब, ये दो कॉलम क्लियर हैं? पहले कॉलम में आपने लगाए 9,80,000, उस पर आपको सूद मिल रहा है 56,154। आयशा आर यू क्लियर विद दिस वन? बताएं जरा प्लीज। फहद भाई, फहद भाई चलेंगे लगता है, फहद भाई मुंतकिल हो गए, इंतकाल हो गया। अच्छा, अब एक ऐसा इन्वेस्टर जो कह रहा है कि सर मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही है, यानी कि मैं जिंदगी में कोई काम करता ही नहीं हूं, हराम ही करता हूं, मैं लोन डिबेंचर बॉन्ड्स में ही इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब अगर कंपनी ये कहेगी कि हम आपके 56,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, हर कंपनी ये कह रही है कि हम आपके 56,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, 56,000 इन्वेस्ट कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, मेरी कोई दुकान तो है नहीं, ना मैं कोई जॉब करता हूँ, नालायक आदमी हूँ, बिल्कुल कामचोर हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ कंपनीज के बॉन्ड्स खरीदता हूँ। मेरा काम ही है कि मैं सूद खाता हूँ, हराम खाता हूँ। मतलब मुझे बताओ कि मुझे जब तुम पैसे नहीं दोगे तो ये बॉन्ड तो मुझे मिलेगा 4 साल बाद। 4 साल बाद, तो 4 साल तक मैं क्या करूंगा? 4 साल तक मैं क्या करूंगा? मेरे घर का खाना पीना कैसे होगा, मेरा राशन पानी कैसे होगा? यार मेरा दर्द समझो, मेरी तकलीफ समझो। अच्छा लग रहा है?
इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, सूद बढ़ रहा है, लेकिन यार मैं दुकानदार को जाके ये थोड़ी बोलूंगा कि मैंने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, हाँ मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 साल बाद बहुत सारा इंटरेस्ट मिलेगा, ये बोलूं दुकानदार को जाके। आप मुझे ना 2 किलो आटा दे दें, 4 साल बाद जब पेशे आएंगे ना तो मैं आपको आटे के पेशे दे दूंगा, चंबा पड़ेगा तुझे। ऐसा थोड़ी चलेगा यार। अब करूं क्या? कंपनी कह रही है अच्छा अच्छा अच्छा, हौसला कर हौसला कर। हम एक काम करते हैं, ये जो तूने सूद कमाया ना, इसमें से कुछ अमाउंट हम तुझे कैश दे देते हैं। क्या कहा? कुछ अमाउंट हम तुझे कैश दे देते हैं, ताकि तेरे घर का राशन पानी चलता रहे, ताकि तुझे कैश फ्लो के इश्यूज ना हो। मेरी बात समझने में क्या कह रहा हूं? यानी कि कंपनी कह रही है कि तेरा 56,000 का 56,000 का इंटरेस्ट बनता है, इसमें से कुछ अमाउंट हम आपको दे देंगे इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ताकि तू अपने जिंदगी के अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करता रहे और अपने पास कैश फ्लो को चलाता रहे। सर कितना दोगे कैश? कितना दोगे कैश? सो हम आपको कैश देंगे, दैट इज दैट इज 4%। दैट इज 4%। जी हाँ, इसको कहते हैं कूपन रेट, इसको कहते हैं कूपन रेट। यानी कि तूने 5.73%, 5.73% इंटरेस्ट कमाया। हमने सोचा तो ये था कि सारा इंटरेस्ट तेरी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दें, लेकिन तेरा पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्ट तुझे हम पे कर देते हैं, कुछ इंटरेस्ट हम तुझे पे कर देते हैं, कुछ इंटरेस्ट हम अपने पास रख लेंगे जो कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। अच्छा, 4% इज द कूपन रेट, और मैंने आपको रूल बताया था थोड़ी देर पहले, कूपन रेट इज अप्लाइड, कहां गया कूपन रेट, कहां गया कूपन रेट, अबे गया कहां? कूपन कूपन, ये तो बकरे आ गए, हमजा के बकरे, कहाँ गया? ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। नहीं, अरे क्या, कहाँ गया? वो लिखा था ना मैंने, कूपन रेट, ये रहा मिल गया। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन दी पार वैल्यू। कूपन रेट हम जब भी अप्लाई करेंगे हमेशा पार वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन दी पार वैल्यू, क्या मतलब? क्या मतलब पार वैल्यू पे? आपके पास डिबेंचर्स की पार वैल्यू $100 पर डिबेंचर, और इस वक्त आपने 10,000 डिबेंचर लिए हुए, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि टोटल आपके पास डिबेंचर्स की पार वैल्यू आ जाएगी। याद रखिएगा, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट, जबकि कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू। तो जल्दी से जरा मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द टोटल पार वैल्यू, और फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे दैट इज 4%। मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है? 40,000, नाइस, वेरी गुड। और याद रखिएगा, पार वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, पार वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सर जब पार वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि हर साल जो आपको कैश फ्लो मिलेगा, हर साल जो कैश की अमाउंट पे होगी, दैट वुड बी 40,000, दैट वुड बी 40,000। पहले तो मुझे बताएं कि क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या ये तीसरा कॉलम क्लियर है? पहले यहां तक बता रहा, शाबाश, जल्दी से। 9,80,000 रुपए लगाए, इफेक्टिव रेट उसके ऊपर दिया जा रहा है 5.73%, दैट इज 56,000। हमजा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमजा का क्वेश्चन बिल्कुल ही वैलिड है, बहुत ही रेलेवेंट है, हालांकि बंदा इररेलेवेंट है लेकिन क्वेश्चन रेलेवेंट है। बिल्कुल हो सकता है, उसकी एक एक्सेप्शन में आगे चल के इंशाल्लाह समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर मैंने ये बदतमीजी की हुई है। लेकिन नॉर्मली, नॉर्मली इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा, कूपन रेट कम होगा, नॉर्मली, 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 नॉर्मली इफेक्टिव रेट ज्यादा, कूपन रेट कम। हाँ बट एब नॉर्मली, एब नॉर्मली कूपन रेट ज्यादा हो सकता है, एब नॉर्मली कूपन रेट ज्यादा हो सकता है। आगे चल के समझाऊंगा उसका रीजन क्या होता है, अभी फिलहाल ये नॉर्मल सिचुएशन याद रखो। जी, क्या सबको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तीसरा कॉलम समझ में आया सबको? प्लीज बताएं जरा। अच्छा,
चलिए जनाब, अब करेंगे क्या हम सर, करेंगे क्या हम? अब हम यहाँ पर करते क्या है कि 9,80,000 लगाए हमने, गौर से सुनिएगा। 56,000 का हमें सूद मिला, 56,000 का हमें सूद मिला, जिसमें से 40,000 रुपए हमें कैश की फॉर्म में दे दिए। इसका मतलब ये है कि 980 में पहले करा क्या, 980 के अंदर पहले हमने 56,154 को इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहे थे, फिर उसने कुछ हमें दे दिया कैश की फॉर्म में। तो उसका मतलब जैसे ही उसने कैश की फॉर्म में हमें पेमेंट कर दी, तो बताएं मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, वेरी गुड। तो इसीलिए हमने कूपन रेट को कर दिया माइनस, हमने कूपन रेट को कर दिया माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी इसका फॉर्मूला कुछ यूं बन रहा है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव रेट माइनस कूपन रेट। जी लॉजिक क्लियर हो रही है? क्या हो रही है? इन्वेस्टर ने लगाया 9,80,000, इंटरेस्ट बना 56,000, हमने कहा वाह 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 वाह, 980 प्लस 56, मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी हो गई, यानी कि 10 लाख समथिंग कुछ हो गई। फिर फिर कंपनी ने मुझे 40,000 पे कर दिया। इसका मतलब ये कि फिर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम हो गई। तो मुझे बताएं जरा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 996,154। चलें जनाब, गुड। अच्छा, जो इस ईयर का क्लोजिंग है, जो इस ईयर का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। 996,154 सही कहा मैंने? 2012 का ओपनिंग बैलेंस 996,154। अब मुझे बताएं, 2002 के अंदर जब इंटरेस्ट, या 2012 के अंदर जब इंटरेस्ट लगेगा, तो क्या 9,80,000 पे लगेगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, अब फास्ट काम करना है बिल्कुल। बेस बन चुकी है अब। क्या अब जो इंटरेस्ट लगेगा, क्या वो 9,80,000 पे लगेगा? नो, 996,154 पे लगेगा। तो लगाओ ना सूद यार, जल्दी किसका वेट कर रहे हो? जल्दी लगाओ। इंटरेस्ट कितना परसेंट बन रहा है, कितना बन रहा है अमाउंट? 57080, 57080। ठीक है, 57079 या 80 राउंड ऑफ करके, ठीक है। और कूपन रेट अगेन माइनस होगा 40। याद रखिएगा, कूपन रेट इज अप्लाइड ऑन द पार वैल्यू, और पार वैल्यू विल रिमेन द सेम। पार वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, पार वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, पार वैल्यू विल रिमेन द सेम। इसका मतलब 996,154 की इन्वेस्टमेंट थी, 57,000 का इंटरेस्ट मिल रहा था, 40,000 का कैश तुम्हें दे दिया गया। तो उसका मतलब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? राइन, ये आप क्या बताना चाह रही है? 170,709, ये क्या बताना चाह रही हैं आप? क्लोजिंग बैलेंस बताएं जरा क्या है? हाँ हाँ, मिस्टेक, अच्छा ठीक, गुस्सा क्यों कर रही है? क्या है? 101,3,2। भाई चेक कर लेगा, ये झूठे झूठे मक्कार मक्कार तो नहीं है ये? ऐसा दिखता है, देखें। 10,13,233। हाँ, 234, 233 चलेगा, खैर है। ये अपने अब क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जो इस ईयर का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। जो इस ईयर का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। प्लस इसके ऊपर लगेगा इफेक्टिव रेट, कितना आएगा बताएं जरा जल्दी, क्विकली, क्विक क्विक क्विक। हाँ जी, 58058 -40,000, -40,000 क्लोजिंग बैलेंस। शाबाश, जल्दी से क्लोजिंग बैलेंस। 103,1292, नाइस। जो इस ईयर का क्लोजिंग है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग है। इफेक्टिव रेट लगाएं, शाबाश, जल्दी से।
अब हम एक चीज देखना जरा, हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट इज द बेनिफिट दैट वी आर गिविंग टू द इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर का हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है। पहले साल इंटरेस्ट कमाया 56,000, फिर कमाया 57,000, फिर कमाया 58,000। क्यों? क्योंकि हर साल की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ रही है। देखो मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं, इफेक्टिव रेट इज अप्लाइड ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट, यानी कि अब ओनर की इन्वेस्टेड अमाउंट 10,31,000 है, 9,80,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी उसके अंदर इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। सब कह रहे सर बातें कम करें, आगे चलें। ओके, 59093। अच्छा, अब एक काम ये करें, एक काम ये करें प्लीज, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके मुझे अमाउंट बताएं जरा कितनी बन रही है। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके मुझे अमाउंट बताएं जरा कितनी बन रही है। इन दोनों वैल्यूज को मुझे प्लस करके अमाउंट बताएं जरा कितनी बन रही है। 1090385, यानी कि 1090000, चले 385 मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 10,90,000, 10,90,000, 10,90,000 माइनस करें। क्यों क्या भी बताता हूं मैं, लड़ेगा मत, गुस्सा मत कीजिएगा। माइनस करके बताएं जरा कितना आ रहा है, यानी कि इन दोनों को प्लस किया, माइनस करें 10,90,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है। अरे जीरो मतलब, इग्नोर कर यार 385 को, जैवा मुझसे ले लियो तो 385, यार क्या हो गया, राउंड ऑफ किया मैंने इसको, ठीक है 385 मैंने राउंड ऑफ किया, और 385 बेसिकली राउंडिंग ऑफ का एरर आ रहा है थोड़ा सा। खैर अब सुनेगा जरा, सर ये मैंने क्यों किया, अब गौर से सुनेगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब उसको अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। गौर से सुनिएगा, हो क्या रहा है, सर इन्वेस्टर ने 9,80,000 रुपए मिलाए, 9,80,000 रुपए लगाए। अच्छा, अब जब 9,80,000 रुपए लगा रहे हैं, तो मैं बात करता हूं एक लेमैन की, एक मेमन आदमी की बात करता हूं। मेमन क्या बोल रहा है, मेमन कह रहा है कि भाई ये अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल ने, ये इफेक्टिव रेट ने, कूपन रेट पाके ना समझ में आती, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है। मेमन बोलता है भाई लगाया है क्या, मिला क्या, ये बता। चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। मेमन कह रहा है कि भाई 9,80,000 रुपए लगाए मैंने, अब ये बताओ कि मुझे 4 साल में मिला क्या। मेमन वाले भाई साहब, मेमन कहता है भाई अक्रूवल सिस्टम समझ में नहीं आता, ये बताओ मिला क्या, नकद कैश कितना आया, जेब में कितने गिरे। मैंने कहा मेमन वाले भाई साहब, पहले साल में कैश आपको मिला 40,000, मिला कि नहीं मिला, मिला। दूसरे साल में आपको कैश हमने दिया 40,000, मिले नहीं मिले, मिले। तीसरे साल में कैश आपको मिला 40,000, चौथे साल में आपकी अमाउंट थी 10,31,000, प्लस उसके ऊपर सूद बन रहा था 59,000, टोटल अमाउंट बन रही थी 10,90,000। चूंकि ये आखिरी साल है, लास्ट ईयर है ये, अब ये फंड आगे कंटिन्यू नहीं होगा, अब ये बॉन्ड डिबेंचर आगे कंटिन्यू नहीं होगा, तो जितना भी आपका अमाउंट है, ये सारा का सारा अमाउंट हमने आपको पे कर दिया। आखिरी साल में ये टोटल अमाउंट हम आपको पे कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस जीरो, खलास, अब कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट अगर हम देखें, तो इस मेमन वाले अंकल को पूरे 4 साल में कितनी अमाउंट मिली, 40 + 40 + 40, और आखिरी साल में इसको मिले 10,90,000। है कोई इस महफिल के अंदर जो मुझे बता सके कि पूरे 4 साल के अंदर टोटल कितनी अमाउंट इन्वेस्टर के पास आई है, कितनी अमाउंट है जो इन्वेस्टर के पास आई है, बताएं जरा बताएं। 12,10,000, चेक कर लें जरा प्लीज, एक मरतबा रिकनसाइल कर लें। 12,10,000, ऐसा ही है, 12,10,000, वेरी गुड। अच्छा, अब मेमन कह रहा है कि भाई मैंने लगाए थे 9,80,000, मुझे मिले 12,10,000 4 सालों के अंदर, ऐसा ही है। यार मुझे एक बताओ, 9,80 लगा के आपको 12,10,000 मिलने हैं, है कोई जो मुझे बता सके कि डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, 9,80 लगा के 12,10,000 मिल रहे हैं। अबे 2,30 कब चल के लिख दिया यार, ये है क्या, ये 2,30,000 है क्या, व्हाट इज दिस 2,30,000, व्हाट इज दिस 2,30,000। थोड़ा सा दिमाग चलाएं। प्रीमियम, और कोई अच्छा वर्ड यूज करे, नहीं, इंटरेस्ट है, यस, सूद है। ओ भाई तूने डिबेंचर खरीदा था 9,80 का, 4 साल में तुझे मिले 12,10,000, इसका मतलब तूने 2,30,000, 2,30,000 तूने जो कमाया है, वो 2,30,000 तुझे जो एडिशनल अमाउंट मिल रही है, ये खालिसतन इंटरेस्ट है।
ये खालिसतन इंटरेस्ट है, यानी कि टोटल टोटल पूरे 4 साल में तूने 2,30,000 का इंटरेस्ट कमाया। याद रखना हम यूज करते हैं एक्रोल अकाउंटिंग सिस्टम। मैं ये 2,30,000 का इंटरेस्ट एक साल में पूरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मैं एक साल में पूरा ये इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मुझे बताओ, मुझे बताओ ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ये 2,30,000 का जो इंटरेस्ट है, क्या मैं पूरा एक ही साल में रिकॉर्ड कर दूं? क्या पूरा ईयर 4 में रिकॉर्ड कर दूं? या क्या पूरा ईयर 1 में रिकॉर्ड कर दूं? क्या मैं पूरा ईयर 2 में रिकॉर्ड कर दूं? ये इंटरेस्ट में मैं ये पूरा एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अक्रूवल सिस्टम के मुताबिक ये इंटरेस्ट मुझे कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? एलोकेशन नहीं, हर साल। कैसे पढ़ते हैं? हर साल थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही था ना? हर साल थोड़ा थोड़ा करके हम इस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड, हाँ मुस्कान, वेरी गुड। हर साल थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड करेंगे। अब सुनिए जरा मैजिक। एक काम करें, ये जो इफेक्टिव रेट वाला कॉलम है ना, इसका टोटल मारे जरा आप लोग। इसका टोटल करें जरा। करते हैं ना हमजा, तू टोटल तो मार। इसका टोटल मार जरा, कितना है? 56,154 या 54, पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ, 57,080, 58,058, 59,093, इनका टोटल मारे जरा। ये इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल मारे जरा, कितना आ रहा है? जी हाँ, 2,30,000। यार तू हजफा पिछले 385 के पीछे पड़ा हुआ है कब से। 2,30,000, यानी यही तो इंटरेस्ट है। हमने हर साल थोड़ा, पहले साल में इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया 56,000, दूसरे साल में इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया 57,000, तीसरे साल में रिकॉर्ड किया 58,000, चौथे साल में रिकॉर्ड किया 59,000। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो बॉन्ड का सिस्टम होता है, ये पूरा कैसे वर्किंग कर रहा होता है? ये पूरा सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा होता है कि आपने लगाए नौ, ये जब कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है ना, तो पूरी कैलकुलेशन पहले करती है, फिर बाद में बॉन्ड इश्यू करती है। ये पूरी वर्किंग पहले हो जाती है, यानी कि पूरा ये अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बन जाता है। उसके बाद कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है। कंपनी को पता होता है कि हमने 9,80,000 रुपए यानी कि इन्वेस्ट किए हैं, और उसके ऊपर हमें टोटल इन एग्रीगेट 4 सालों के अंदर 12,10,000 वापस करने। लेकिन इसके ऊपर जो 2,30,000 का इंटरेस्ट है, मैं एक साथ एक ही साल के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। दिस शुड बी रिकॉर्डेड ओवर द टाइम पीरियड। हर साल थोड़ा थोड़ा करके 2,30,000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करें? फिर उसके लिए पूरा ही शेड्यूल बनता है कि पहले साल में कितना रिकॉर्ड होगा, दूसरे साल में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, चौथे में कितना होगा। क्या ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? प्लीज मुझे बताएं जरा। जी, क्या ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? जी आयशा। अच्छा, अब सुनिए जरा। ये हमने 2,30,000 का इफेक्टिव रेट देखा। अब सुनिए जरा एक चीज। ये जो लास्ट आपके पास पेमेंट है ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक नहीं है। अभी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि एग्जामिनर कैसे पूछेगा क्वेश्चन। ये जो लास्ट पेमेंट मिलेगी ना, 10,90,000, इस बेसिकली इस पेमेंट के अंदर दो पार्ट हैं। एक है कूपन अमाउंट, कूपन रेट या कूपन अमाउंट, और एक है रिडीमेबल वैल्यू। कैसे? कूपन अमाउंट कितनी थी? 40,000, जो कि हर साल मिल रही थी, तो वो आखिरी साल भी मिलेगी। और रिडीमेबल वैल्यू कितनी थी सर? रिडीमेबल वैल्यू इफ यू रिकॉल, तो रिडीमेबल वैल्यू का परसेंटेज था 5%, यानी कि रिडीमेबल वैल्यू थी 105 पर डिबेंचर, और टोटल 10,000 डिबेंचर थे। तो इसका मतलब 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000, करो जरा कितना आ रहा है? 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000। देखिए, ये हमें हर बार नहीं करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं मैं आपको कि लास्ट पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ये याद रखना आपने। लास्ट पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कूपन अमाउंट, सॉरी कूपन अमाउंट, और एक होता है रिडीमेबल वैल्यू। कूपन अमाउंट 40 जो हर साल मिल रहा था, आखिरी साल भी मिलेगा। और दूसरा मिलेगा रिडीमेबल वैल्यू, जो कि आ रही है 10,50,000। प्लस करें जरा दोनों को, 10,50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 10,00,000।
90,000, जी हाँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि लास्ट ईयर की जो पेमेंट होगी, अपने पास नोट कीजिएगा, लास्ट ईयर पेमेंट विल इंक्लूड बोथ द कूपन अमाउंट एंड द रिडीमेबल वैल्यू, द कूपन अमाउंट एंड द रिडीमेबल वैल्यू। जी, यहां तक सबको क्लियर है? मुझे प्लीज एक्नॉलेज करें जरा। इस पहले क्वेश्चन के ऊपर मैंने ठीक ठाक टाइम लगाया है, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, चीजों को बिल्कुल स्क्रैच से हमने लिया इसके अंदर। अच्छा, अब आता हूं जरा एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के ऊपर। एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के ऊपर गौर से सुनिएगा जरा प्लीज। अब एग्जामिनर रिक्वायरमेंट पे आ रहा हूं, गौर से सुनिएगा जरा। रिक्वायरमेंट नंबर 1, चले बल्कि 2001 का एक्सट्रैक्ट बनाते जरा। 2001 का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब पीएनएल, एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल, पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगा क्या? रिकॉर्ड होगा पीएनएल के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? बताएं जरा, पीएनएल के अंदर क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम, वेरी गुड राहीन, वेरी गुड। पीएनएल के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट इनकम। है कोई जो बता सके कि पीएनएल के अंदर 2001 की पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉर्ड होगा? है कोई जो बता सके कि 2001 की पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉर्ड होगा? नो हमजा, नो, एब्सोल्युटली नॉट। 56 वाला होगा। अरे नहीं, ये आप 57 कहां से ले आई? हाँ 56, 56 क्यों हमजा, क्यों? हम अकाउंटिंग करते हैं अक्रूअल सिस्टम पे, हम अकाउंटिंग करते हैं अक्रूअल सिस्टम पे। 40,000, माना मैंने तेरी बात को, 40,000 इज द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, लेकिन हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हम अक्रूअल सिस्टम यूज करते हैं हमजा। अक्रूअल सिस्टम के मुताबिक हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है 56,154, वो अलग बात है कि कैश पेड हुआ 40,000। तो हमारी जो इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में रिकॉर्ड होगी दैट इज 56,154। याद रखिएगा, इंटरेस्ट जो हम पीएनएल में रिकॉर्ड करेंगे वो हमेशा इफेक्टिव रेट वाली करेंगे, कूपन वाली नहीं करेंगे। हमजा, मैं तेरे लिए एक एंट्री बना के दिखाता हूं, मैं तुझे एंट्री के थ्रू समझाता हूं। हमजा, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, एंट्री एंट्री। ओ हेलो नोटी, जब मैंने 1 जनवरी 2001 पे इन्वेस्टमेंट की थी ना, उस वक्त मैंने एंट्री बनाई थी इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट मैंने की थी 9,80,000 की, ये पहली एंट्री बनी थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट बैंक क्रेडिट 31 दिसंबर 2001 पे, साल के आखिर में 31 दिसंबर 2001 पे मुझे इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला, मुझे इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला। जब इंटरेस्ट मिला तो मैंने कहा कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मैंने खुशी के मारे मैंने यहाँ पे मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट एसेट, एसेट इंक्रीज, डेबिट। और सर ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है क्या? ये मेरी इंटरेस्ट इनकम है, ये मेरी क्या है? इंटरेस्ट इनकम है, दैट इज 56,154, 56,154। फिर उसी दिन बिल्कुल सेम डे पे कंपनी ने कहा कि तुम्हारे घर के राशन पानी का इश्यू था ना, मैंने कहा हाँ, तो फिर एक काम करो, तुम्हें हम कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर देते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, हराम माल था, मैंने बोला बिस्मिल्लाह से शुरू करो। पैसे आ रहे हैं मेरे पास, पैसे आ रहे हैं बैंक डेबिट, कितने पैसे दिए? 40,000। क्रेडिट क्या करूं? इंटरेस्ट इनकम। अरे बाबा, इंटरेस्ट इनकम तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है, अब इसके अमाउंट रिसीव होने से हो क्या रहा है कोई जो बताएगा मुझे? ये जो 40,000 मिल रहे हैं इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब ये जो 40,000 मुझे मिल रहा है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कोई जो बता सके मुझे? कैश तो बैंक तो डेबिट कर दिया मैंने, और दूसरा इंपैक्ट करंट एसेट, ठीक है मैंने कर दिया ना, बैंक डेबिट करंट एसेट डेबिट हो गया। और बताएं दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इसके अंदर? एक्सीलेंट मुस्कान, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कम हो गई, देखिए ना टेबल बनाया तो था हमने
कि इफेक्टिव रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कूपन की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, सो इट मींस बैंक विल बी डेबिटेड एंड इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड। तो ये जो 40,000 है ना मेरी जान हमजा, ये 40,000 पीएनएल में नहीं जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को कम कर जाएगा। समझ रहा है हमजा? तो इंटरेस्ट याद रखना अपने पास, नोट कर लें कि पीएनएल के अंदर जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगा वो हमेशा इफेक्टिव रेट पे रिकॉर्ड होगा। अच्छा, अब आए जरा बैलेंस शीट के अंदर, है कोई जो मुझे बता सके कि बैलेंस शीट के अंदर क्या रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में क्या रिपोर्ट होगा, क्या रिकॉर्ड होगा? वेरी गुड हुजैफा, वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगा, या इसको आप कह सकते हैं डिबेंचर रिसीवेबल, डिबेंचर रिसीवेबल। आप समझ रहे हैं? आपने जब बचपन के अंदर बैलेंस शीट बनाई थी वहां पे लिख दिया लोन रिसीवेबल, डिबेंचर रिसीवेबल, कितना सिंपल था। और कैसे डिंपल लेकर आ रहा था, डायरेक्ट अमाउंट टाप देते थे। अबे ऐसे नहीं आती वो अमाउंट, वो ऐसे नहीं आती, ऐसे आती है। समझ रहे मेरी बात? अब मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड होगी, है कोई जो बता सके? 2001 के एंड पर इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड होगी? इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड होगी? बोलो बोलो, टेल टेल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। 90, सॉरी, 996154, दैट इज द क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस शीट के अंदर हमेशा रिपोर्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस को। सो इन्वेस्टमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 99,96,154। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और याद रखिएगा ये फिलहाल अभी रिकॉर्ड हुआ एज अ नॉन करंट एसेट। जी, एवरीबॉडी यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, दूसरे साल की भी मैं बना देता हूं जरा, दूसरे साल की भी, तीसरे साल की भी आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। दूसरे साल का अगर मैं पीएनएल, पीएनएल, राइन आप कुछ कह रही है मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। पीएनएल, अच्छा पीएनएल के अंदर मुझे बताएं इंटरेस्ट इनकम कितना होगा? पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा, बताएं जरा शाबाश जल्दी से। पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? बोलो बोलो, टेल टेल। 2002 के अंदर इंटरेस्ट इनकम, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। 57080, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चले, अच्छा इसके अलावा और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, बैलेंस शीट के अंदर मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बोलो, टेल टेल। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। 1013234, अगेन इट्स अ नॉन करंट एसेट, अगेन इट्स अ नॉन करंट एसेट। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा ईयर थ्री, ईयर थ्री भी कर लेते, गुस्सा मत कीजिएगा, ईयर थ्री बस आखिरी लम्हात है, आखिरी लम्हात है बस। ईयर थ्री, ईयर थ्री, ईयर थ्री में एक बात समझानी इसलिए कह रहा हूं। ईयर थ्री, ईयर थ्री के अंदर कोई बताएगा जरा? पीएनएल, इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? अगर मैं आपसे पूछूं बीइंग एन एग्जामिनर कि व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड इन द ईयर थ्री, ईयर थ्री के अंदर इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? ईयर थ्री हुजैफा, 58058, 58058, वेरी गुड, 58058। चले इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बताएं जरा कितनी आएगी? ईयर थ्री में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आएगी बताएं जरा? ईयर थ्री के एंड पे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आएगी बताएं जरा? वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये बताएं 1031292 तो आएगी, 1031, क्या है, 1031292 करंट एसेट होगी, नॉन करंट एसेट होगी? जी जनाब, जी हाँ, वेरी गुड जोसेफा,
नाउ दिस विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट। क्यों? क्योंकि मेरी जान ये लास्ट ईयर है, समझ लो। अगले साल में तो ये अमाउंट पूरी रीपे हो जाएगी। करंट एसेट किसको कहते हैं? वो जिसका बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स अवेल कर लें। ईयर 3 के एंड पे आज ये नॉन करंट एसेट से हटा के रिक्लासिफाई कर दी जाएगी एज अ करंट एसेट। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको अमाउंट पे हो जाएगी। जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो जी। आयशा स्क्वायर, हमजा, हुजैफा, मरियम, मोहम्मद अली, मुस्कान, राहीन। घर में बैठे बैठे भी थक जाते हैं हम लोग यार। चलें, खैर, यहाँ तक क्लियर है सबको?